Good morning, dear learners. Welcome to Narwal Study Point. कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी नेशनल इकॉनमी है उसकी लाइफलाइन क्यों बोला जाता है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को। इसमें हम लोग सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में। क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, क्यों इसको लाइफलाइन बोलते हैं? क्योंकि सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को जीवन रेखा कहा जाता है हमारे देश की इकॉनमी की। परिवहन के साधन हम लोग पढ़ चुके थे कि रोडवेज वगैरह, इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में, यानी रेलवे के बारे में। रेलवे भारत में माल और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी कि अगर आपको माल भेजना है और यात्रियों के लिए तो बेसिकली है ही, लेकिन इसमें भारी जो सामान है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तो उसके लिए कौन सा परिवहन मेनली यूज़ किया जाता है? रेलवे परिवहन यूज़ किया जाता है। यह लंबी दूरी पर माल के परिवहन के साथ साथ व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसी विविध गतिविधियों को संचालित करता है। यह उद्योग और कृषि के विकास को गति देने के साथ साथ एक बड़ी एकीकृत शक्ति रही है। भारतीय रेलवे में अब 16 जोन हैं, हाल फिलहाल उनको पुनर्गठित किया गया है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क जो है वो 68,442 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। जैसा कि हमने सड़क परिवहन में देखा था कि जो हमारा सड़क परिवहन है, जो हमारी रोडवेज हैं, वो 56 लाख किलोमीटर वाले एरिया तक फैली हुई हैं। कितने में? 56 लाख किलोमीटर तक का उनका जो नेटवर्क है वो है। और हमारी रेलवे नेटवर्क जो है वो है 68,442 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और रेलवे ट्रैक बेसिकली जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। गेज का क्या मतलब होता है कि जो हमारा रेलवे ट्रैक है उसमें दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बेस पे हमारे जो गेज हैं या फिर जो ट्रैक हैं नॉर्मली, उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। एग्जाम्पल हैं ये हमारे गेज के। अब भारतीय रेलवे के सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जो रेल परिवहन के सामने आती हैं? प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाना कठिन है। अब देखो, पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक तो हम लोग नहीं बिछा सकते ना, तो वहाँ पर मुश्किलें हैं हमारे लिए, चैलेंजेस है कि रेल परिवहन जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में एप्लीकेबल नहीं होता। ना ही ये जो है राजस्थान के रेतीले क्षेत्र और गुजरात के दलदल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड के जंगलों में हम लोग रेल लाइन बिछा सकते हैं। तो बिछाना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम लोग रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं ना, उसके लिए मैदानी एरिया जो है वो ज़्यादा सुटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है या फिर दलदली क्षेत्र है। उनमें जो ट्रैक्स हैं, जो रेलवे लाइन्स हैं, वो बिछाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। रेलवे पटरियाँ धंसने की समस्याएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाटों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ हिस्सों में ट्रैक डूबना और भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? लैंडस्लाइडिंग होना। तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से, भूस्खलन की वजह से जो रेलवे ट्रैक्स हैं ना वो मिट्टी में धंस जाते हैं। उस वजह से भी हमारे सामने जो हैं वो समस्याएं आती हैं। अब पटरियाँ बिछाने की शुरुआती लागत बहुत अधिक आती है। किसके कंपैरिजन में? अगर दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में हम लोग देखें ना, तो रेलवे परिवहन में जो ट्रैक हम लोग बिछा रहे हैं, जो रेलवे लाइन हम लोग बिछा रहे हैं, उसकी लागत ज़्यादा है। सड़क बनाने की लागत जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेलवे ट्रैक बिछाने में। तो इसमें जो चुनौती है, ये भी एक चुनौती होती है रेलवे परिवहन के सामने कि उसकी लागत जो है वो ज़्यादा आ जाती है, जिस वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। कुछ रेलवे जोन और उनके मुख्यालय 60 जोन बेसिकली 16 जोन जो हैं बेसिकली पुनर्गठित किए गए हैं। तो उसमें से कुछ जो मेन जोन है, जो मुख्य जोन हैं और उनके हेडक्वार्टर हैं। उत्तर रेलवे जोन, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पश्चिमी रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है हमारा। दक्षिणी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है।
भारत में रेल नेटवर्क के असमान वितरण के कारण, यानी रेल नेटवर्क जो है वो कहीं पर तो हमें रेलवे ट्रैक्स देखने को मिलते हैं ज़्यादा उसमें, लेकिन कहीं पर रेलवे ट्रैक्स होते ही नहीं हैं। तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुछ कारण तो हमने चैलेंजेस में ही पढ़ लिया कि भाई अगर दलदली एरिया होगा, फॉरेस्ट वाला होगा तो उनमें बिछाना कठिन होगा, और पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ पर तो रेलवे ट्रैक हम लोग कर ही नहीं सकते। तो वही बात है कि असमान वितरण क्यों है इसका, तो चलिए देख लेते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाना कठिन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तरी मैदान अपने विशाल क्षेत्र की भूमि के साथ रेलवे निर्माण के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। अब देखिए मैदानी अगर एरिया है, उत्तरी भारत का जो मैदानी एरिया है वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स आसानी से बिछाए जा सकते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बिछा ही नहीं सकते, और मैदानी एरिया में जो है वो सुटेबल सारा का सारा उसका जोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर आसानी से जो हैं वो रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यह निर्माण आसान और निर्माण लागत कम होती है। किसमें? मैदान अगर होगा तो मैदानी भाग में रेलवे ट्रैक्स बिछाने की लागत भी कम होती है और निर्माण भी जो है वो आसानी से हो जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व और समृद्ध कृषि संसाधन विकास के लिए सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं। कम आबादी और आर्थिक गतिविधियों की कमी के कारण पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पहाड़ी का इलाकों में रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल हो जाता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रशासनिक कारणों और सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है, यानी कि सरकार जो नीतियाँ बनाती है, जो वेलफेयर की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, तो कुछ प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से रेलवे परिवहन जो है वो प्रभावित होता है। भारतीय रेल के सामने समस्याएं क्या क्या हैं? कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, ये भी एक समस्या है हमारी रेल परिवहन के सामने। रेलवे संपत्ति की चोरी और नुकसान अभी भी पूरी तरह से नहीं थमा है, यानी लोग जो हैं वो रेलवे संपत्ति, जो ट्रैक्स है ना, कई बार क्या होता है अगर किसी एरिया के आसपास ट्रैक हैं, मान लो हमारे गांव के आसपास ट्रैक है, तो कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो उस ट्रैक को ही उखाड़ देते हैं, उसकी चोरियां कर लेते हैं, उसको चोरी करके बेच देते हैं, उसमें से कुछ सामान निकाल लेते हैं। तो रेलवे के लिए ये सबसे ज़्यादा समस्या वाली विषय रहा है कि उसकी संपत्ति चोरी हो जाती है या फिर लोग उसका नुकसान कर देते हैं। लोग बेवजह चैन खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब बस एक शरारत के लिए क्या करते हैं, ट्रेन की चेन को खींच देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है ट्रेन को रोक देते हैं और जिससे हमारी रेलवे को भारी नुकसान होता है। अगर बार बार लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे भी क्या होगा, हमारा रेल परिवहन जो है वो प्रभावित होता है। तो ये तो बहुत आसान थी कि रेलवे परिवहन के सामने समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, कि कोई प्रशासनिक कारण हो सकता है या फिर लोग जो हैं वो उनकी कोई ऐसी क्रियाकलाप हो सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिस वजह से रेल परिवहन को नुकसान हो या फिर उसकी जो सामान है उसको चोरी कर लिया जाता है। और लास्ट क्या था कि भाई उसमें टिकट ही नहीं लेते हैं यात्री। तो ये कुछ समस्याएं थी जो रेल परिवहन के सामने आती हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट इज़ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क भारत के परिवहन मानचित्र पर एक नया आगमन है, यानी ये नया आया है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। अतीत में इसका उपयोग शहरों और उद्योगों में जल परिवहन के लिए किया जाता था, यानी पहले जब ये जल परिवहन की कभी बात होती थी तो पाइपलाइन एक सुटेबल ऑप्शन रहता था, यानी पाइपलाइन सिर्फ और सिर्फ पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था। लेकिन आजकल अब इसका उपयोग कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को तेल और खेतों से रिफाइनरियों, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी पहले सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग होती थी हमारी पाइपलाइंस, लेकिन आजकल जो हैं वो प्राकृतिक गैसों, पेट्रोलियम, कच्चे तेल, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। घोल में परिवर्तित होने पर ठोस पदार्थ को पाइपलाइन के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है, यानी अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने भेजना है, आपका सामान, वो अगर ठोस है यानी सॉलिड है, तो उसको हम लोग कैसे बेच सकते हैं? उसको घोल में परिवर्तित करके, यानी उसको आप या तो लिक्विड बना दो या थोड़ा सा विस्कस कर दो, जिस वजह से क्या है वो सॉलिड ना रहे। उसके बाद वो आसानी से क्या है पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पाइपलाइन का महत्वपूर्ण नेटवर्क। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं। सबसे पहले है ऊपरी असम में तेल क्षेत्र से गुवाहाटी
बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, ये क्या है हमारा पाइपलाइन का नेटवर्क है। 3 नेटवर्क हैं पाइपलाइन के बेसिकली। पहला है असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते होकर के कानपुर तक। दूसरा है हमारा गुजरात में सलाया से वीरगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए पंजाब में जालंधर तक। ठीक है। थर्ड है हमारा गुजरात में हजीरा से गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को मध्य प्रदेश में विजयपुर के माध्यम से जोड़ती हैं। तो ये 3 पाइपलाइन थी, हमारे 3 पाइपलाइन नेटवर्क थी। उसके बाद है पाइपलाइन परिवहन के लाभ, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने के। पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का उपयोग शहरों और उद्योगों में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस को तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से रिफाइनरी, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये वही इसका यूज़ किया, अब हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं वही बात है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन बाद में चलाने की लागत न्यूनतम है। एक बार जब हम लोग पाइपलाइन बिछाते हैं ना, तो उस समय पर तो खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद कोई खर्च नहीं होता। कैसे? एक बार हम लोगों ने अगर पाइपलाइन बना दी, तो क्या उसके बाद कोई पेट्रोलियम का, ट्रांसपोर्टेशन का, कोई किराया, ऐसा कुछ भी इसमें झंझट नहीं होता। इसमें डायरेक्ट फिर क्या है, इसकी कोई भी लागत नहीं। न्यूनतम लागत कैसे हो सकती है? अगर कोई टूट फूट हो जाए भाई बीच में पाइपलाइन में, तो लागत हो सकती है, नहीं तो कोई भी लागत इसकी नहीं है। बस एक बार जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को स्थापित करते हैं, यानी पाइपलाइन बिछाते हैं ना, उस टाइम पर इसकी लागत होती है, उसके बाद इसकी कोई लागत नहीं है। यह ट्रांसशिपमेंट में नुकसान या देरी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए, अगर आप लोग गाड़ी में कहीं सामान लेकर के जा रहे हो, तो हो सकता है उस गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, या फिर उसमें कोई और ख़राबी आ जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ जाए, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि उसमें नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है, पैसा तो लगेगा ही, साथ के साथ क्या होगा, देरी से भी आप पहुंचोगे। लेकिन अगर आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हो, अगर आपको कोई लिक्विड जो सामान है वो भेजना है किसी दूसरी जगह पर, तो उसके लिए अगर आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होगा, ना तो नुकसान होगा किसी ट्रांसपोर्ट का, मतलब व्हीकल्स का किसी का आपके, और ना ही आप देरी से पहुंचोगे। तो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन परिवहन को तेज, सुरक्षित और आसान बनाती है। अब देखिए, पाइपलाइन में रोड की तरह थोड़ी ना कि भाई जाम हो गया, भीड़ हो गई, वहाँ पर रेड लाइट हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाइपलाइन परिवहन क्या है, तेज है, सुरक्षित है, क्योंकि एक्सीडेंट इसमें कुछ नहीं होता, और आसान बनाती है किसको, कि भाई सुरक्षा से आप सामान पहुँचा सकते हो और तेज गति से पहुँचा सकते हो। इसमें समय की बचत होती है और रेल परिवहन पर दबाव कम होता है। नेक्स्ट है हमारा जलमार्ग। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन आता है हमारा पाइपलाइन परिवहन के बाद जलमार्ग। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह ईंधन कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और भारी सामान ले जाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है? अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब है देश के अंदर अंदर अगर आपने कोई व्यापार करना है, कोई सामान भेजना है, सामान का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए अगर जलमार्ग का उपयोग किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग। भारत में अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 5,685 किलोमीटर यंत्रीकृत जहाज़ों द्वारा नौगम्य है, यानी नौका द्वारा संचालन है। भारत की जो जलमार्ग है बेसिकली नेशनल वाटरवेज, NW का क्या मतलब है? NW की फुल फॉर्म होती है नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 क्या है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर है। यानी नेशनल वाटरवे है हमारा पहला, वो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में गंगा नदी के ऊपर है। कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर। दूसरा नेशनल वाटरवे है हमारा सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। तीसरा वाटरवे है हमारा केरल में वेस्ट कोस्ट नहर पर चंपंका नहर 205 किलोमीटर। और हमारा फोर्थ है काकीनाडा पुडुचेरी नहरों के विस्तार के साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों के निर्दिष्ट खंड पर, इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। फिफ्थ हमारा वाटरवे है मतई नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और
ईस्ट कोस्ट नहर के साथ ब्राह्मणी नदी के निर्दिष्ट खंड पर इसकी लंबाई है 588 किलोमीटर। ये थे हमारे टोटल 5 वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज हमारे 5 हैं। फिर होता है विदेशी जलमार्ग। ये तो हो गया अंतर्देशीय जलमार्ग, यानी जब देश के अंदर अंदर आपको कुछ आदान प्रदान करना है सामान का। और विदेशी जलमार्ग क्या है, जब विदेशों से आपने व्यापार करना है उसके लिए जो आप जल परिवहन का यूज़ कर रहे हो उसको बोलेंगे विदेशी जलमार्ग। भारत का विदेशों के साथ व्यापार बंदरगाहों से होता है, पोर्ट या फिर हार्बर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, बंदरगाह से होता है। भारत में 12 प्रमुख और 200 अधिसूचित गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। हमारे प्रमुख समुद्री जो बंदरगाह हैं वो 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा के साथ भारत में 12 प्रमुख और 200 जो हैं वो छोटे या फिर मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। ये प्रमुख बंदरगाह भारत के 95% विदेशी व्यापार को संभालते हैं। यानी विदेशी व्यापार जो होता है ना भारत में, 95% विदेशी व्यापार जल परिवहन के द्वारा होता है। और जल परिवहन बेसिकली इन बंदरगाहों से होता है, इन्हीं पोर्ट से होता है। भारत के जो समुद्री बंदरगाह हैं उनके नाम जो हैं, पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं, सबसे पहला है कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मरमगांव बंदरगाह, न्यू मैंगलोर पोर्ट। और फिर पूर्वी तट पर जो बंदरगाह हैं उनके नाम हैं कोचिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारिद्वीप पोर्ट, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। पोर्ट यानी बंदरगाह, ठीक है। फिर आता है हमारा हवाई मार्ग। हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज, सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन है। यह ऊंचे पहाड़ों, विशाल रेगिस्तानों, घने जंगलों और लंबे समुद्री हिस्सों जैसे कठिन इलाकों को बड़ी आसानी से कवर कर लेता है। अब देखो, अगर आपने देखो अगर आपने जाना ही हवाई मार्ग से है तो बीच में कितने भी ऊंचे पहाड़ हों, कोई रेगिस्तान हो, जंगल हो, कितनी भी भीड़ हो, कैसा भी एरिया हो, दलदल हो, शुष्क हो, कच्ची सड़कें हो, आपको क्या लेना देना उस चीज़ से। आप आराम से हवाई मार्ग के थ्रू बिना किसी समस्या के पहुंच सकते हो। तो वही बात इसमें बताई गई है। 1953 में हवाई मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं मुहैया कराती है। अब घरेलू हवाई सेवाएं का क्या मतलब है कि आपको अपने देश के अंदर ही कहीं पर जाना है हवाई परिवहन के थ्रू, एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलेंगे घरेलू हवाई परिवहन। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन का क्या मतलब, आपने इंटरनेशनली कहीं पर जाना है, फॉर एग्जांपल आपने अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा हवाई परिवहन यूज़ करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन। और अपने ही देश में करना है तो कौन सा करेंगे, घरेलू हवाई परिवहन। पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम को उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक हिस्सों जैसे दुर्गम क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। अब वायु परिवहन का क्या इम्पोर्टेंस है, यह सबसे तेज है, स्पीड तेज है, क्यों, जस्ट बिकॉज कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई बीच में बैरियर नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, तो स्पीड तो होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कम समय लगता है, अब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम भी कम लगेगा। सबसे आरामदायक है, कंफर्टेबल है, बीच में आपको कोई रोक टोक नहीं होने वाली, कोई चेकिंग नहीं होने वाली, नथिंग एल्स। यह परिवहन का प्रतिष्ठित तरीका है। ऊंचे पहाड़, सुनसान रेगिस्तान, ये वही है कि कैसी भी प्रॉब्लम हो, सरफेस आपका कैसा भी हो, आपको अगर हवाई मार्ग अपनाना है तो नीचे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो सीमा पर बनाए रखना और उन्हें जल्द से जल्द भोजन और राशन उपलब्ध करना, सीमा पर बल बनाए रखना। अब सीमा पर मान लो कोई ऐसी आपकी वो हैं फोर्स तैनात है तो वहाँ पर आप किसी और परिवहन का प्रयोग नहीं कर सकते। लाइक सड़क परिवहन से वहाँ नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहाँ पर सड़कें नहीं है, रेल परिवहन नहीं है वहाँ पर मौजूद, पाइपलाइन से तो बेसिकली जा ही नहीं सकता, बिकॉज़ खाना वगैरह आप उनको जो सामग्री दे रहे हो, हथियार वगैरह, तो वो पाइपलाइन के थ्रू तो नहीं भेज सकते। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा होता है, हवाई परिवहन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सीमा शुल्क और अप्रवासन सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, यानी इमिग्रेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं ये। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, अमृतसर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पणजी, गुवाहाटी, कोचीन भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर हमारा हवाई परिवहन भी ख़त्म होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया आज अपना
ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले क्यों लाइफलाइन इसको बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी की। फिर हमारे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, हवाई परिवहन, पाइपलाइन और जल परिवहन, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन किस तरीके से हमारी लाइफलाइन होती है इंडियन इकोनॉमी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग गाइज।